वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से जो है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ए और इसमें हम लोग बात करेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो कि अभी हम लोग सेक्शन 10 की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो इस डेफिनेशन में हम लोगों ने फ्री कंसेंट कर लिया, कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी कर लिया, लॉफुल कंसिडरेशन कर लिया और जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट इस डेफिनेशन का पार्ट और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो विल टॉक अबाउट लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल लास्ट टाइम पे जब हम लोग लॉफुल कंसिडरेशन कर रहे थे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉफुल का मतलब क्या होता है, परमिटेड बाय लॉ। तो एनीथिंग व्हिच इज परमिटेड बाय लॉ इज कंसिडर्ड एज लॉफुल। एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द पर्पस और एम, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है। हिंदी में बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, किस इंटेंट के साथ आप उस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को कर रहे हैं। तो ये है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो मतलब आपका जो पर्पस या एम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का वो परमिटेड होना चाहिए, परमिटेड बाय लॉ। तो कुछ भी आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप जो सेक्शन 23 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। सेक्शन 23 में हम लोग एक बात पढ़ते हैं जो कि पूरा का पूरा चैप्टर है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 23। तो जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा इस लेक्चर के बाद मतलब लास्ट में इस बोर्ड का फोटो क्लिक करके मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी होंगे इस चैप्टर के, वो आप जो है अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है, जो आजकल के बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने वीडियो खोला, डिस्क्रिप्शन में गए, नोट्स डाउनलोड किया, हमारा काम हो गया। नहीं, आप पहले पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद जब आप जो है नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं बीइंग ए टीचर कि आपने इस तरीके से करना चाहिए, शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि नोट्स बटोर लिया और नोट्स जो है पढ़ लिया, याद कर लिया और जाके लिखा है। एग्जाम पास करना आपका जो है पर्पस नहीं है, आपका पर्पस होना चाहिए कि हम कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो एग्जाम तो अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सीधे नोट्स पे आते हैं। नोट्स नहीं, पहले पूरा वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों टर्म मींस द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो कैसे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन वो भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, कल मैंने बताया था गिव एंड टेक अमंग द पार्टीज, है ना, वो कंसिडरेशन हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पर्पस और एम। तो ये दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से एक चीज अगर गड़बड़ होती है या दोनों गड़बड़ होती है, ठीक है, तो मतलब जो कुछ भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट या दोनों की दोनों चीज अगर गड़बड़ है मतलब कि अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ये हो गया कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 23 ये बताता कि ये दोनों चीजें मिलके सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेक्शन 23 में लिखा है according to section 23 of the act the consideration and object of an agreement are unlawful in the following cases। तो वो following cases क्या क्या है, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी हैं और समझने में आसान है। फर्स्ट वन इज इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ।
तो कोई चीज जो कि फॉरबिडन है, मतलब कि मना है, कि किसी एक पर्टिकुलर लॉ के तहत आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इफ एनीथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो वो अगर आप करते हैं तो माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इसका वैलिड नहीं है, अनलॉफुल। जैसे यहां पे मैंने कुछ थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी लिख के रखे हुए। एक्ट्स पनिशेबल अंडर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आप जानते होंगे नए क्रिमिनल लॉज जो आए हैं ये आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है। तो इंडियन पिनल कोड में जो दिया था अब वो हो गया भारतीय न्याय संहिता। तो कोई भी एक्ट्स जो भी पनिशेबल हैं बीएनएस के तहत, वो आपके जो है हो जाएंगे कि ये फॉरबिडन बाय लॉ। जैसे बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारी चीजें ऐसी दी है कि मर्डर करना गलत है, कोई चोरी, डकैती, रेप, कोई भी इस टाइप के बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, पेटी, ऑर्गेनाइज क्राइम, बहुत सारे आपके जो है दिए हुए जो कि करना जो है अपराध माना जाता है, वो आप करें तो गलत, ठीक। दूसरा, प्रोहिबिटेड अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन। तो ये स्पेशल लेजिस्लेशन में क्या चीजें आ जाएंगी, वो आपके किसी एक पर्टिकुलर लॉ में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, एक एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है कि चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड। अगर बिलो द एज है, जैसे कि अभी तो नए अमेंडमेंट्स आ गए, उसमें जो है 21 इयर्स मैरिज की एज मानी जाती है। अगर आप चाइल्ड मैरिज कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है, वो गलत है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। फिर लिखा है इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। तो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे आपके लॉज होते हैं जहां पे बहुत सारे आपकी चीजें लिखी होती हैं कि ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कोई हस्बैंड एंड वाइफ जो कि मैरिड है और वो एग्रीमेंट करते हैं या एग्री करते हैं कि हम दोनों अलग अलग रहें, अब ये प्रोहिबिटेड है कहां पे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपने साथ में रहना चाहिए। डिवोर्स हो गया उसकी बात अलग होगी, लेकिन अगर आप मैरिड हो, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको साथ साथ रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। तो फ्रॉडुलेंट तो बहुत इजी है कि अगर आपकी इंटेंट, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फ्रॉड, मतलब आपने दो चार दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी खोली और बोला कि साहब ये इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और फंड की कंपनी है, आप इन्वेस्ट करिए, आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, फिर ये करेंगे, तो खूब सारा पैसा कलेक्ट किया और लेके भाग गए। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फ्रॉड। तो कोई भी चीज फ्रॉड के पर्पज से अगर आप कर रहे हैं तो वो जो है प्रोहिबिटेड है, मींस द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वहां पे अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यहां पे इंजरी टू द पर्सन का मतलब आप फिजिकल इंजरी मत समझिएगा, ठीक है। यहां पे क्या है कि आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी के खिलाफ दे रहे हैं, ठीक है, मानहानि कर रहे हैं। सुना होगा कि फलाने ने किसी के ऊपर मानहानि का केस कर दिया, क्यों, उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था उनके खिलाफ। इस वजह से आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे बहुत हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के बारे में भगवान यानी क्या ही बोलते रहते हैं, क्लियर। तो उस केस में वो माना जाता है कि इंजरी टू द पर्सन। अब आप किसी के खिलाफ कुछ छपवा रहे हो किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, किसी ऐसी जगह पे, और या फिर आप डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो वो डिफेमेशन होता है। और जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं अगर ऐसे गलत स्टेटमेंट, तो वो आपके ऊपर केस भी फाइल कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे प्रिय लालू प्रसाद यादव जी ने जो है बोला था, जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे शायद, तो उसमें बोला कि मैं बिहार की सड़कों को ऐसे बनवा दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल, ठीक। अब इस पे हेमा मालिनी ने उनके ऊपर डिफेमेटरी स्टेटमेंट के तहत केस फाइल कर दिया, ठीक। तो ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद है टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में जो है इंटरफेरेंस करें, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज इमोरल। तो इमोरल क्या हो सकता है, इमोरल ये हुआ कि यहां पे आप जो है कुछ गलत कर, ठीक है। जैसे आपने
एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक घर है और उस घर को किसी ने किराए पे उठा रखा है और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का सेंटर चलता है, गलत काम करते हैं, देह व्यापार जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें अगर गलत कर रहे हैं तो कोर्ट इसको इमोरल मानता है। इमोरल क्यों है? क्योंकि ये मॉरलिटी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ये चीजें गलत मानी जाती हैं, और ये प्रोहिबिटेड भी। तो वही बात होगी कि प्रोहिबिटेड है तो फिर ये गलत है और ये जो है नहीं करना चाहिए। लास्ट में लिखा है द कोड रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या एग्जांपल आ जाएंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। क्यों? इसमें बहुत ध्यान कोर्ट ये रखती है कि साहब इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है या गलत हैबिट्स जा रही है। जैसे आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, तो वो माना जाता है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। या प्रोस्टिट्यूशन सेंटर वाला है वो भी इसमें आ सकता है। या आप लोग ने आजकल एक न्यूज सुनी होगी कि स्कूल के दायरे में बताया जाता है कि 100 मीटर या 500 मीटर भगवान जाने कितना, उसमें जो है आपके ये सब पान की दुकान और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बीड़ी सिगरेट और ये सब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों की आदत खराब होगी। तो ये सब चीजें मानी जाती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के केस में। ठीक है, आप जो है हथियार की सप्लाई कर रहे हैं वो भी बिना लाइसेंस के और ये सब चीजें, तो ये सब आपकी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के केस में आ रहे हैं। तो मेन बात याद रखने की ये है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट मींस उद्देश्य और कंसिडरेशन मींस द गिव एंड टेक, ये दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज या दोनों चीजें गड़बड़ है तो फिर वो जो है आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।